साहब की। देखें देखें कामरान ये जो इमरानदार या फॉर दैट मैटर फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जिस तरह की कैंपेन रही, ये सारी चीज़ें तो चलें सोशल मीडिया पे रहती है ना, लेकिन अगर रेफरेंस है आपके ख़िलाफ़ और आप रेफरेंस की वजह से रिज़ाइन कर रहे हैं और खड़े नहीं हो पा रहे अपने उस पोजीशंस पे, या आपको आपके सामने कुछ शवाहिद ऐसे रख दिए गए हैं रेफरेंस भेजने से पहले जिसमें आपको नज़र आए कि कहीं ना कहीं आप फंस रहे हैं, तो और सामने जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को देखने वाली सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है, तो मेरा ख्याल है उस पर फाइट आउट करना चाहिए था अगर वो समझते थे कि ये उनके ख़िलाफ़ सारे इल्ज़ामात जो है वो बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं, तो खड़े होते। अगर आपने इस्तीफ़ा दे दिया, चले इस्तीफ़ा दे के चले गए ना, अब बताएं ना खुलकर कि क्या चीज़ें थी। इसी तरीके से उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात थे उनकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। तो साहब, आपकी राय में एक होता है कॉन्शियस के तहत आप रिज़ाइन करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं बड़े काफ़ी जजेस ने यहाँ पे किया भी, एक नाम तो मेरे आ गया था जेहन में जो मैंने बताया आपको, लेकिन ये रेजिग्नेशन किया है कि 8 महीने बाद वो जज बनने लगे हैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब, आपके नज़दीक क्या वजह हो सकती है? शुक्रिया कामरान। देखिए, जैसे आपने मिसाल दी जस्टिस जोराब पटेल की, जस्टिस जोराब पटेल या जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, ये वो लोग थे जिस पे प्रेशर ये था कि आप पीसीओ के तहत हल्फ ले लें जी, और उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक। और जोराब पटेल साहब तो उस वक्त सीनियर मोस्ट जज थे, उन्हें चीफ जस्टिस उनके ख़िलाफ़ कभी भी उनके या फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम इवन उसके बाद भी कभी भी उन पर एक आवाज़ भी नहीं उठाई गई किसी तरह की। और जोराब पटेल वो जज थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो की फांसी में उन 3 जजेस में शामिल थे जिन्होंने डिसेंट किया था, उससे इख्तलाफ किया था। देखिए, हमारे यहाँ पिछले चंद सालों में इतनी ज़्यादा जुडिशरी पोलराइज हो गई, अभी आप खुद ने कहा कि अगर किसी जज के इस्तीफ़े पर कोई सियासतदान खुश होता है, किसी जज के इस्तीफ़े या उसके किसी फ़ैसले पे कोई और सियासतदान खुश होता है, तो ये मेरा ख़्याल है हमारी पॉलिटिकल और जुडिशल हिस्ट्री के अलमिए हैं। और जुडिशरी को डेफिनेटली जहाँ और बहुत सी बातें हैं, इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि दे शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर पॉलिटिसाइजेशन और पोलराइजेशन। ये जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा लेकिन मदर साहब, जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, मदर साहब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जिस वक्त इमरान खान अभी जेल नहीं गए थे, एक नून लीग ने बर्पा किया हुआ था कि जी इमरानदार जज हैं या इमरानडू जज हैं, पता नहीं कौन से जज हैं। दूसरी तरफ बंदियाल साहब के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दिन वो कोर्ट खुला उस दिन हुई हुई थी, उस वक्त तो इन जजेस ने रिजाइन नहीं किया जब बड़ा प्रेशर का दौर था। इस वक्त अगर एक तो मैंने रीजन बताया कि शायद उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आने लगा था, और क्या वजह हो सकती है अगर ये वजह नहीं है एजाजुल हसन साहब की? देखें कामरान ये जो इमरानदार या फॉर दैट मैटर फाइज ईसा के खिलाफ जिस तरह की कैंपेन रही, ये सारी चीज़ें तो चलें सोशल मीडिया पे रहती है ना, लेकिन अगर रेफरेंस है आपके खिलाफ और आप रेफरेंस की वजह से रिज़ाइन कर रहे हैं और खड़े नहीं हो पा रहे अपने उस पोजीशंस पे, या आपके सामने कुछ शवाहिद ऐसे रख दिए गए हैं रेफरेंस भेजने से पहले जिसमें आपको नज़र आए कि कहीं ना कहीं आप फंस रहे हैं, तो और सामने जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को देखने वाली सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है, तो मेरा ख्याल है उस पर फाइट आउट करना चाहिए था अगर वो समझते थे कि ये उनके खिलाफ सारे इल्ज़ामात जो है वो बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं, तो खड़े होते। अगर आपने इस्तीफ़ा दे दिया, चले इस्तीफ़ा दे के चले गए ना, अब बताएं ना खुलकर कि क्या चीज़ें थी। इसी तरीके से उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात थे उनकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए साहब के खिलाफ। बल्कि इवन मज़ार नकवी साहब की कार्रवाई तो नहीं रुक रही, इस्तीफे के बावजूद कार्रवाई नहीं रुक रही, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जी इस पर तो कार्रवाई होगी। इसलिए कि कामरान असल चीज़ ये है कि अगर देखें सुप्रीम कोर्ट आपकी आला तरीन अदालत है, अगर आला तरीन अदालत पे आला मनसब पे बैठे हुए हमारे मुंसिफों के बारे में इस तरह की बिल्कुल ठीक सर, आई एग्री विद यू, तो फिर आप मैं बता रहा हूँ एक रेफरेंस और तैयार है, लोग होने जा रहा है, मेरे हाथ में है, मैं बता नहीं रहा अभी। यही मैं कह रहा हूँ, यही मुझे पता है जी मुझे पता है। तो हमारे यहाँ इक़दार तो वहाँ से शुरू होती हैं। बिल्कुल ठीक। बदकिस्मती से इक़दार और इक़्तिदार में हमारे यहाँ सर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, गैप आ गया है, बिल्कुल आ गया। पाकिस्तान, मैं लोगों को बता दूं कि इस्लामाबाद में तो वो काम चल रहा है कि किसी का नाम लिए बगैर, किसी ओहदेदार का या शोबे का नाम लिए बगैर कि
आप प्लॉट लेते हैं इस्लामाबाद में जो नॉन कमर्शियल प्लॉट होता है, उसके बाद अपने ओहदे की उस सुपीरियरिटी के ऊपर या दबाव के ऊपर जो है, जो कि आपका मैंडेट नहीं है, आप CDA से दबाव करवा के उसको कमर्शियल करवाते हैं। वो 1 कनाल या 2 कनाल का प्लॉट जो है वो कमर्शियल होके करोड़ से अरब तक पहुंच जाता है, और ये पाकिस्तान में हो रहा है। और मैं आपको पूछने वाला है, क्योंकि अफसोस की बात है कि जो रेफरेंसेस हम देख रहे हैं इतने आला पाए जजेस के ऊपर, तो अब बंदा कोई क्या कहे। मज़ार नकवी साहब की मिसाल ले लें, उनके बेटों के ऊपर जो इल्ज़ाम है जिसपे वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि उनको कौन से प्लॉट कहाँ से आए। ये कोई जवाब तो नहीं है, ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी एक दफ़ा जवाब दिया था। आमिर इलियास राना साहब, आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, आपके नज़दीक ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट, चले मज़ार नकवी साहब को समझ आ गया कि वो रेफरेंस फेस नहीं कर पाए, इजाज़ुल हसन साहब का क्या यही वजह है कि कोई रेफरेंस आने वाला था, या कोई वजह उससे भड़कर है, कोई दबाव था, या कोई प्रोटेस्ट किया उन्होंने? मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग पे क्यों रिज़ाइन कर दिया? चीफ जस्टिस बनने वाले थे 8 माह बाद। कामरान भाई सर, आप एक्सप्रेस में शो करते थे जिस दिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे का केस चल रहा था, और शेख अकरम साहब भी आपके साथ और मैं भी शो में था। अकरम शेख साहब, जी जी। तो मैंने ये फिक्रा कहा था कि लगता है कि हाइड्रोलिक उनके घर में है, जहाँ पे वो आते हैं तो घर में टोयोटा कार नज़र आती है, और जो बड़ी गाड़ियाँ जिसके रेफरेंस हैं बेटे की, वो शफकत पिदरी से नज़र नहीं आते। बिल्कुल सही। तो वो घबरा गए थे शेख अकरम साहब के तुम ख़राब करोगे। आपके इस शो में भी और अपने दफ्तर एक्सपर्ट्स में भी मैंने बार बार कहा कि एजाजुल हसन साहब, इनकी मौजूदगी में आज बहुत हीरो बनेंगे लोग रिटायरमेंट उनके रिज़ाइन के बाद, कि इन्होंने इम्तियाज़ ताजवर को लाहौर बुलाया जो डिप्टी चेयरमैन नैब थे, और कहा कि चौधरी कमर जमान चेयरमैन नैब को मैसेज दे दो कि तुम्हें तौहीन अदालत में बुलाऊंगा, सुने बगैर नौकरी से निकालूंगा और जेल भी भेजूंगा अगर हमारे रेफरेंस जो JIT के जिसके ऊपर वो बेशुमार प्रोग्राम नहीं हुए, वो वॉल्यूम 10 में निकालें जी। ये इजाजुल हसन साहब ने कहा था कुछ नहीं छेड़ना। एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं ताकि मजा आए आपको भी। उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं छेड़ना और इनको फॉरवर्ड कर दो। अच्छा, ये थी 201 से 203 आर्टिकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मदाखलत। और जो बात आप रेफरेंस की कर रहे हैं वो उसी से मुतालिक एक नंबर 2 की बात है, जहां सारे CDA के केस ही लगते हैं। वो बिल्कुल आया खड़ा है, या रिजाइन आया खड़ा है या रेफरेंस आया खड़ा है, बिल्कुल पाइपलाइन में इशारा दस्तूर क्लियर हो रही है साथ साथ कि भाई ये क्या काम हो रहा था। इन सब को देखो, ये जो मसला है ना जो आपने पूछा एजाजुल हसन साहब का रिजाइन, ज़ाहिर मैं मिला तो नहीं उनसे कभी भी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जिन्होंने साकिब निसार से लेके और उमर अता बंदयाल तक सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ पे लट्टू की तरह घुमाया, यानी तमाम सुओ मोटो उनके हाथ में होते थे, वो फैसले भी वही लिखते थे, सुबह दोपहर शाम सुओ मोटो हो रहे थे जब तक ये जो रिजीम चेंज हो रही थी। और उसके बाद आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक रिवायत थी कि नंबर 2 जज वो काम करता है बेंच बनाने का, और चीफ जस्टिस जब बन जाता है तो वो एंजॉय करता है क्योंकि नंबर 2 की हैसियत में वो ये काम कर चुका होता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने रोक दी थी। और जस्टिस गुलजार साहब जो कराची को सन 50 में देखना चाहते थे और नेस्ले टावर को उड़ाना चाहते थे, और मैंने ये काम और भी लोगों ने किया है, नाम नहीं लेते थे हम, नाम लेके कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन 1 में इनका कमर्शियल इंटरेस्ट मौजूद था। एजाजुल हसन साहब को इन्हें इस बेंच से उठ जाना चाहिए था जिसके ये लीगल एडवाइज़र थे। ये वो चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा हो गया कि 3 जजेस तो सुप्रीम कोर्ट के अब काजी साहब अब फ़ौरन इनको लगा देने चाहिए, और चौथे जज ज़ाहिर है जो इस वक्त नंबर 2 है सीनियर, वो मार्च में रिटायर हो रहे हैं। तो एक अच्छी तथहीर हो रही है। और जो इन्होंने आज फैसला किया ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि हम कल सुबह फैसला करेंगे रेफरेंस बढ़ाने का, ये करना चाहिए। ये चोर बजारी है ब्रदर जजेस के लिए कि जी रिजाइन करो और घर जाओ। 17 लोग बिल्कुल ठीक है जी, जायदादें जुमला बड़ा खूब के हार लेके निकल गए यहाँ से, उर्दू का बड़ा जिनके ऊपर ये इल्जामात लगे। मैं कह रहा हूं कि जी जजेस की अपॉइंटमेंट जिस तरह वो ठीक करने जा रहे हैं, पब्लिक को इन्वॉल्व करें उसके अंदर। इसी तरह जो रिजाइन करे उसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन हो। मंसूर अली शाह साहब का वाकया भी सुनाता हूं, लेकिन नैब में उन्होंने पता क्या कहा बार बार कि रिटायर्ड जज हो या जर्नैल, उसका नैब में ट्रायल हो सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। साकिब निसार साहब ने इनको लाने के लिए, मंसूर अली शाह जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चूंकि हम बात कर रहे हैं ना कि अक्टूबर में वो 3 साल 1 महीने के लिए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, वो उनको हाई कोर्ट से निकालना चाह रहे थे। और उन्होंने खबर चलवाई कि यार अगर रिएक्शन मंसूर अली शाह का बुरा आया तो मैं इस खबर की तरदीद कर दूंगा। तो मंसूर अली शाह एक अच्छे पढ़े लिखे जज हैं, जो अल्लाह ने रिवॉर्ड दे दिया जी उनको, तो 8 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक उन्होंने फैसला किया और वो चुप करके सुप्रीम कोर्ट आ गए। बहुत अच्छा हो रहा है। अब मेरा ख्याल है जिन लोगों ने वो, जिसको आप कह रहे हैं ना ईमानदारी, जिन्होंने अपने मनसब से हटके किसी की भी फेवर की, उनको निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक जी, आपका पॉइंट आ गया।